संतोष जी जुड़े हैं। अच्छा, सलाम बालक ट्रस्ट। हाँ, अभी चेहरा नहीं दिखा है संतोष जी, नाम आ गया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। जी जी, शुक्रिया। तो बच्चों, हाँ आ गया चेहरा। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। जी जी शुरू कीजिए। हाँ जी, एक बार आप ना प्रतुल जी को भी को होस्ट बना दीजिए। तो आरंभ करते हैं। अभी तक बच्चों और सभी का स्वागत है इस सद्भावना कथा उत्सव में। तो आज हम सलाम बालक ट्रस्ट के साथ ये उत्सव मना रहे हैं। बच्चे जोड़ते जाएंगे, हम ये मान रहे हैं। और आज का जो विषय है मनोरंजक कहानियों का बाल मन पर प्रभाव क्या होता है, उससे पहले हम बच्चों की प्रस्तुतियां देखेंगे। अभी तक इस पूरे सद्भावना कथा उत्सव में हमने पिछले कथा मंचों पर शिक्षाप्रद, काल्पनिक, परिवेशगत, सूझबूझ व बहादुरी की कहानियां सुनी। कथावाचन में एक नाटकीय अंदाज वाली कहानी भी थी जो हमने प्राथमिक विद्यालय बांदा के बच्चों में जो कथा उत्सव था उसमें सुनी थी, जो सुविज्ञा और देवज्ञ शर्मा से सुनी थी। आज अभिनय से भरपूर मजेदार कहानी भी हम अरुणिता जी से सुनेंगे, वो भी संभवतः जुड़ जाएं या जुड़ चुकी होंगी। हमें पिछले कथा मंच पर हमने आमंत्रित किया था श्री हरीशचंद्र मेहरा जी को। उन्होंने बताया था कि बहादुरी क्या होती है और वह कैसे अंजाम पाती है। किसी मुसीबत में उस मुसीबत का हल निकालने वाली बुद्धिमत्ता यानी त्वरित निर्णय क्षमता यानी सूझबूझ ही बहादुरी कहा जाता है। आज की प्रस्तुतियों में अधिकांश कहानियां सुनी सुनाई हैं, जैसे अकबर, बीरबल, तेनालीराम, शेख चिल्ली की मजेदार कहानियां, कुछ पंचतंत्र की, तो कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ी लोक कथाएं हैं। इनमें से ही शेख चिल्ली की एक कहानी हम बाल कथावाचिका श्रीमती साधना वैद्य जी से सुनेंगे। पटल पर तो वो हमेशा काफी सारी कहानियां सुनाती रही हैं बाल मन से जुड़ी हुई छोटे बच्चों के लिए। चुनमुन घेरा नाम से एक रात्रिकालीन कथा सत्र चलता है उसमें। साथ ही वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार पाए हुए बच्चों की कहानियों में से एक कहानी भी आज प्रस्तुत हो रही है, जिसका संबंध सलाम बालक ट्रस्ट से है। वह बहादुर बच्चा सलाम बालक ट्रस्ट का था, राहुल नाम का। वे लेखक भी आज हमारे साथ रहेंगे, संभवतः आज उनकी व्यस्तता अधिक है, फिर भी वे जुड़ेंगे, श्री रजनीकांत शुक्ल जी। कार्यक्रम के आखिर में कुछ सवालों के जरिए मनोरंजक कहानियों के बाल मन पर प्रभाव पर बातचीत होगी। आइए सबसे पहले सलाम बालक ट्रस्ट के बच्चों और आमंत्रित कथाकारों का परिचय पा लेते हैं। तो मुझे स्क्रीन शेयरिंग का वो देना पंकज जी। दे दिया है प्रतुल जी। जी शुक्रिया, शेयर कर सकते हैं कुछ भी। जी धन्यवाद। तो हम परिचय लेते हैं। तो आज का कथा उत्सव सलाम बालक ट्रस्ट केशालय सेंटर जो दिल्ली में है उसके साथ हम मना रहे हैं। और ये मनोरंजक कहानियों का बाल मन पर प्रभाव, ये इस विषय पर चर्चा भी करेंगे हम। और जो उत्सव मना रहे हैं वो जिन जिन संस्थाओं के साथ मना रहे हैं, ये 5वां आयोजन है हमारा। हम हिमालयन इंग्लिश स्कूल घनसाली के साथ मना चुके हैं 11 दिसंबर को। ग्राम गौरव संस्था के साथ हमने 13 दिसंबर को मनाया था। प्राथमिक विद्यालय पचोखर बांदा उत्तर प्रदेश की 18 दिसंबर को हमने मनाया। FXB के साथ हमने 19 दिसंबर को मनाया। और सलाम बालक ट्रस्ट के साथ 26 को मनाना था, लेकिन किसी कारणवश आज हम उसको मना रहे हैं। बाल सहयोग के साथ हमारा 8 जनवरी को होगा। एनलाइटेड कुमुद ट्रस्ट के साथ 9 जनवरी को, रास्ता के साथ 10 जनवरी, और बाल गीत और पुस्तक परिचर्चा होगा 17 जनवरी, और बाल अधिकार विमर्श 26 जनवरी को होगा। तो आज की जो बाल प्रस्तुतियां हैं वे हैं अरुणिता डे
एक कहानी सुनाएंगे, जसप्रीत इल्मा की कहानियां होंगी, अनुभव राज अपनी एक लोक कथा लेकर आएंगे, संध्या, दिव्या, रजनीकांत शुक्ल जी की कहानियां होंगी, नीतू, काजल की कहानियां होंगी, साधना वैद जी सीधा कहानी सुनाएंगे हमें, और एक नाटक होगा सलाम बालक ट्रस्ट के बच्चों द्वारा तैयार। तो हम और ये बच्चे हैं जो भाग ले रहे हैं आज के कथा उत्सव में। कहानी सुनाने वाले में इल्मा, जसप्रीत, किरण, सचिन, प्राची, रोशनी, तन्नू, दिव्या पोखरियाल, अनुभव राज, अभिनव कर दिया, संध्या, नीतू, ये बच्चे हैं हमारे। क्या कह रहे हैं? और ये कथाकार बच्चे हैं सलाम बालक ट्रस्ट के। और हमारे साथ रहेंगे आमंत्रित कथाकार सहयोगियों में रजनीकांत शुक्ल जी, जो बहादुर बच्चों पर जिनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, 300 से अधिक कहानियां जिन्होंने लिखी हैं, जो राष्ट्रीय पुरस्कार पाए हुए बच्चे हैं। आज उन्हीं राष्ट्रीय पुरस्कार, वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार पाए हुए बच्चे राहुल की कहानी आपसे साझा की जाएगी, जो सलाम बालक ट्रस्ट से जिसका संबंध रहा है, जो 12.5 वर्ष की आयु में जिसको पुरस्कार मिला था, तो वो गुब्बारे वाला नामक कहानी, तो वो सुनेंगे। अरुणिता डे क्रिसमस पर ये कार्यक्रम होना था, तो उनकी एक कहानी है और बहुत ही अभिनयात्मक तरीके से वो कहानी प्रस्तुत होगी। साधना वैद जी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, तो उनकी एक कहानी होगी। और हमारे जो सहयोगी हैं वो हम मिलकर जो आयोजन करते रहे हैं, आज ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हंसराम गुर्जर जी, बॉबी प्रकाश जी जो अभी हैं, गीता चंद्र जी, संतोष जी हमारे साथ हमेशा रहे हैं, आज ऑनलाइन रूप में साथ हैं बच्चों की प्रस्तुतियों के साथ, और प्रमोद दीक्षित मलाई जी। और अब कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं, और संभवतः 40 मिनट के अंदर ये कहानियां समाप्त हो जाएंगी, 40 से 45 मिनट में। और हमारे बीच में संतोष गुप्ता जी हैं, जो बच्चों की तैयारियां जिन्होंने करवाई हैं, उनकी बच्चों की लाइव भी प्रस्तुति होगी, तो वो तैयार रखें। इस कहानी के बाद संतोष जी, बच्चे तैयार है ना? तो आपकी आवाज नहीं आ रही संतोष जी। अनम्यूट भी है लेकिन आवाज क्यों नहीं आ रही? आप देख लीजिएगा एक बार। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब आ रही है, हाँ। अच्छा ठीक है। वो तो हम कहानी सुनते हैं। हाँ, क्रिसमस की नाटकीय कथा वाचन है, तो और बहुत ही मजेदार है, सुनते। ठीक है, ठीक, शुरू करें। हेलो बच्चों, तो आज मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। कहानी बहुत मजेदार है और जरा क्रिसमस के दिन से शुरू होती है। क्रिसमस का दिन था जब सांता क्लॉज आने वाला था, और सांता क्लॉज ने आके पता है क्या किया? सबसे पहले वो आया और आकर यहाँ बैठ गया, और उसने देखा कि इस कमरे में तो बहुत सारे बच्चे हैं और इस कमरे में मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स देने हैं। तो सांता क्लॉज ने ताली बजाई और अपना सॉन्ग गाया, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, नारा 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 रा 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 रा। सांता क्लॉज ने जैसे ही अपना गाना गाया, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए और फिर सब मिलके डांस करने लग गए। ला 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 ला। सांता क्लॉज ने कहा हो 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 हो। प्रतुल जी, कौन शुरू कर रहा है? क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? मैं सब दूंगा। अभी ये सुनते। बच्चे ने पूछा, सांता 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 आप मुझे ना। अभी कौन शुरू कर रहा है? इसके बाद जसप्रीत। अच्छा, इसके बाद जसप्रीत है। तो अभी शुरू करवाइए ना। शुरू, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। इसके बाद ये चल रही है कहानी। अच्छा,
बात एक ऐसा बच्चा था जिसने कुछ बहुत ही अलग मांगा। आपको पता है वो क्या था? मैं आपको बताती हूँ। उसने कहा, सैंटा सैंटा सैंटा, मुझे ना आपसे कुछ मांगना है जो बहुत ही अलग है। उसने कहा, क्या? सैंटा, पता है क्या है ना, हमारे पास ना सिर्फ एक ही जिंदगी होती है, आप क्या मुझे दूसरी जिंदगी दे सकते हो? सैंटा ने कहा, ऐसा गिफ्ट तो मुझसे आज तक किसी ने नहीं मांगा, किसी ने भी नहीं। क्या गिफ्ट मांगा है तुमने? हा। वैसे ये गिफ्ट तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, कुछ और मांगो तुम। क्यों सैंटा, आप मुझे दूसरी जिंदगी क्यों नहीं दे सकते? अरे बच्चा, इस जिंदगी को जियो, तुम्हारी ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितना कुछ है इसमें करने के लिए। क्या सैंटा, कुछ भी नहीं है, सारा दिन जब देखो हम होमवर्क करते रहते हैं। हाँ, टीचर तो इतना होमवर्क देती है। बच्चा, टीचर होमवर्क देती है? उससे तो तुमको और अच्छे से समझ आता होगा। सैंटा, समझना ठीक है, बट मुझे सिर्फ खेलना, मुझे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता। आप मुझे दूसरी जिंदगी दो, मैं उसमें होमवर्क कर लूंगा। तो तुम्हें दूसरी जिंदगी होमवर्क करने के लिए चाहिए? हाँ सैंटा, इस जिंदगी में खेलना है, बस खेलना है। दूसरी जिंदगी में सिर्फ मुझे सिर्फ और सिर्फ होमवर्क करना है। अच्छा आइडिया है ना? लगता है मुझे तुम्हें एक ऐसा तोहफा देना होगा जिसको मैंने आज तक कभी ना दिया हो। अच्छा सैंटा, मतलब आप मेरी विश पूरी करोगे? मैं आप तुम्हारी विश तो पूरी नहीं कर सकता बेटा, लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, मैं तुम्हें बताऊंगा। कान अपना जरा इधर लाओ। सैंटा, ऐसा होगा क्या? हाँ बिल्कुल। सैंटा ने उस बच्चे के कानों में कुछ कहा। वो क्या था, जरा देखते हैं। 1 2 3। तो आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैंने उस बच्चे के कान में क्या कहा, है ना? मैंने उस बच्चे के कान में ये कहा कि उसे जो चाहिए वो मिलेगा, पर तब तक जब तक वो अपने दिल से चाहता हो। जिस दिन उसने अपने दिल से नहीं चाहा, जो भी उसके पास है वो सब चला जाएगा। वो जो दिल से चाहता है उसे उसके लिए मेहनत करनी होगी और उसे वो सब कुछ मिलेगा। हा 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 हा। वैसे सैंटा का इरादा बहुत अच्छा था। वो चाहता था कि वो जो बच्चा है वो आराम से अपनी जिंदगी में सिर्फ आराम ही ना करे, बल्कि अपनी जिंदगी में मेहनत करना सीखे। ये नहीं कि सब कुछ उसे आराम से मिल जाए, बल्कि वो सीखे, वो समझे कि जिंदगी में सब कुछ मेहनत से मिलता है। तो आइए देखते हैं उस बच्चे ने क्या सीखा। सैंटा ने तो कहा है, मैं दिल से जो भी चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा, है ना? तो मैं काम करता हूँ, मुझे क्या चाहिए? मुझे ना बड़े होकर एक बहुत बड़ा पायलट बनना है। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? मैं पढ़ाई करूँगा, सब करूँगा। मैं जो दिल से अगर पायलट बनना चाहूँगा तो मैं बन जाऊँगा क्या? सैंटा ने कहा ऐसा ज़रूर होगा। उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी ना? हाँ, तो मैं मेहनत करूँगा। ऐसा करते करते वो बच्चा रोज़ मेहनत करने लगा। रोज़ कुछ ना कुछ उसने नया सीखा, नया किया। और जब वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया, एक दिन वो जाकर बहुत बड़ा पायलट बना। और उस दिन उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा एक बात बताओ। हाँ बेटा बोल। मम्मा, आपको पता है बचपन में एक बार सैंटा ने मुझसे कुछ कहा था कि मैं जो चाहता हूँ ना वो मुझे दिल से मिलेगा, और देखो आज मैं पायलट बन गया। तुझे लगता है तुझे सैंटा ने सब कुछ कहा था? और क्या मम्मा, और कौन होगा? अरे बुद्धू, वो मैं थी। क्या मम्मा, आप थे? हाँ मैं तो थी। तुझे क्या अब भी लगता है सैंटा वेंटा होता है? हाँ मम्मा, मुझे इसलिए लगा, मुझे पता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और सैंटा वेंटा कुछ होता नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने जो चाहा मुझे सच में मिला। मैं आज पायलट हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो आप थे। बेटा, ये नाटक मुझे इसलिए करना पड़ा ताकि तू समझे कि इस दुनिया में मेहनत की
कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। बिना मेहनत की इस दुनिया में कुछ नहीं होता और मेहनत के साथ साथ हमें सोच समझ के जिंदगी में हर फैसला लेना पड़ता है। तूने अपने दिल से चाहा कि तू पायलट बने और तू बना, और साथ ही तूने उसके लिए मेहनत की और अपने दिमाग से, अपने सूझबूझ से तूने जिंदगी के सारे फैसले लिए। और मुझे क्या चाहिए था बेटा कि मेरा बेटा पायलट बन जाए। बचपन में तू सांता क्लॉज को बहुत मानता था और तू अब भी मानता है, इसलिए मुझे सांता क्लॉज बनना पड़ा और तेरे पास आकर तुझे मेहनत करने के लिए मुझे प्रेरित करना पड़ा। यही एक तरीका था मेरे पास, पर देख आज तू पायलट बन गया जो तू हमेशा से बनना चाहता था। हाँ मम्मा, आप सही कह रहे हो। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी? इससे हम क्या सीखते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत से और सूझबूझ से हम जिंदगी की किसी भी परेशानी का हल कर सकते हैं और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वैसे जाते जाते आपके लिए मुझे गाना भी गाना है, पर जरा इस तरह से। एक सेकेंड करो कैसे? मुझे गाना है आप सबके लिए गाना कुछ ऐसे। ला 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 जंगल ऑल द वे, ला 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 ला। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बाय एवरीवन। बहुत सुंदर, तालियां बजा सकते हैं। और हम अगली प्रस्तुति पर बढ़ें तो हम इन सभी कहानियों पर बातचीत भी करेंगे। विष्णु कुमार दीक्षित जी हमसे जुड़े हैं, स्वागत है उनका, और हम बातचीत इन्हीं कहानियों को लेकर आगे बढ़ाएंगे। अभी हम सीधा लाइव पहुंचते हैं। जसप्रीत हमें कहानी सुनाने जा रही है, रेत से चीनी अलग की। हाँ संतोष जी, और एक दो कहानियां बच्चों की सुनते हैं। हाँ संतोष जी, जसप्रीत। क्या रिकॉर्डिंग? अभी हमारे पास इल्मा बच्ची है। इल्मा से हम कहानी सुनते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल। नमस्ते, मास्क हटा लो, कोई बात नहीं, हटाओ। बच्चे मास्क हटाने में भी घबराते हैं। नमस्कार, मेरा नाम इल्मा है और मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चोर की दाढ़ी में तिनका। आइए मैं स्टार्ट करती। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की सबसे प्यारी अंगूठी गुम हो गई थी, जो कि बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली। अपना जिरिक लेकर बीरबल बादशाह अकबर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने कहा, बादशाह अकबर क्या हुआ? बादशाह अकबर ने कहा, मेरी सबसे प्यारी अंगूठी गुम हो गई है, जो कि बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल रही। बादशाह ने कहा कि आपने अंगूठी कब उतारी थी और कहाँ रखी थी? बीरबल साहब ने बोला कि मैंने अपनी अंगूठी नहाने से पहले अलमारी में रखी थी। बीरबल ने कहा, आपकी अंगूठी अब गुम नहीं, चोरी हुई है। वो चोरी इन 5 कर्मचारियों में से ही करी है। जो बीरबल बादशाह अकबर ने कहा, आपके कमरे में 5 कर्मचारी है ना? बीरबल ने कहा, हाँ। बीरबल ने कहा कि आप 5 कर्मचारियों को हाजिर करें। बादशाह अकबर ने कहा कि बादशाह अकबर 5 कर्मचारियों को हाजिर किया। बीरबल ने कहा, आप बादशाह अकबर की सबसे प्यारी अंगूठी गुम हो गई है, तुम 5 में से किसी ने चुराई है तो बता दो। 5 चोरों में से तो किसी ने भी नहीं बोला, 5 कर्मचारियों में। बीरबल ने कहा, तुम नहीं बताओगे तो मेरे को जाकर अलमारी से ही पूछना पड़ेगा। बीरबल अलमारी के पास गए और वहां पे जाके फुसफुसाने लगे। बीरबल ने कहा, अब चोर मेरे हाथ से बच नहीं सकता, क्योंकि जो चोर होएगा उसकी दाढ़ी में तिनका है। एक चोर सबसे नजर बचाते हुए वो अपनी दाढ़ी में हाथ डाला था, जैसे कि तिनका निकाल रहा हो। बादशाह बीरबल की नजर उस पर पड़ गई। बीरबल ने कहा, वो रहा चोर। उस चोर को उसी टाइम गिरफ्तार करा। बादशाह अकबर अपनी अंगूठी का पाके बहुत प्रसन्न हुए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ताकत से ही नहीं, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
आनंद थैंक यू सर। और अभी अब जसप्रीत, हमारा हाँ सिर्फ एक लास्ट प्रोग्राम होगा जो है नाटक, वो पूरा अच्छा तैयार हो चुका है। जब आप बोलेंगे तो हम हाँ, शुरू कर देंगे। उस बीच थोड़ी सी कहानियां और सुन लेते हाँ, और अब बिल्कुल। अनुभव राज हमें कहानी सुनाने आ रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कहानी का नाम कुछ है, कुछ। अनुभव राज मुजफ्फरपुर से। अनुभव राज अनम्यूट करें उन्हें। हाँ अनुभव जी, आवाज नहीं आ रही है अनुभव। आस्था जी जरा जोड़ें। अनुभव आवाज नहीं आ रही है। पंकज जी कोई परेशानी तो नहीं है? अनम्यूट है ना? नहीं अनम्यूट है वो तो। अच्छा बोल सकते हैं। हाँ अनुभव बोल। बोलिए, कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं? कनेक्शन का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर वीडियो क्लियर है। अच्छा, क्या स्पीकर में कोई दिक्कत है? स्पीकर में कोई दिक्कत अनुभव? चलेगा अभी तो। शायद दोबारा जोड़ें। हम काजल है बापरोला की, तो हम पीपीटी पर दोबारा लौटते, हम अनुभव के पास लौटे। अगर वो जुड़ जाते हैं तो अच्छा है। ये तो हम कुछ और कहानियां, अब हम एक दो कहानियां सुनते हैं संध्या की। दिल नहीं, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं ना। तो जसप्रीत, अनुभव राज की कहानी थोड़ी देर में, और एफएक्स भी इंडिया सुरक्षा की संध्या हमसे जुड़ी हुई है, उनकी कहानी हम सुनते हैं, बाघ और सुअर। एक लोक कथा है। नमस्ते, मैं संध्या कथा उत्सव में प्रस्तुत हूँ छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की बामनी लोक कथा के साथ, जिसका नाम है बाघ और सुअर। कितनी सुंदर पहाड़ी, पहाड़ी तले नदी, नदी के पास जंगल। इस जंगल में एक मादा सुअर और अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। सारा दिन बच्चे अपनी माता के साथ जंगल में घूमते रहते और सांझ होने पर अपने डेरे में लौट आते। एक दिन की बात है, सवेरे सवेरे मादा सुअर अपने बच्चों के साथ जंगल के भीतर जाने की तैयारी कर रही थी। उसी समय अचानक बाघ की गर्जना सुअरों ने सुनी और मारे डर के अपने डेरे में छिप गए। बाघ धीरे धीरे उनके डेरे के पास पहुंचने लगा था। बार बार बाघ की दहाड़ सुनकर और बाघ को डेरे के निकट आते देखकर मादा सुअर ने विचार किया, आज बाघ मेरे बच्चों को खा जाएगा। ऐसा सोचकर वह अपने बच्चों को लेकर नदी की ओर भाग निकली। बार बार बाघ की दहाड़ सुनकर मादा सुअर और उसके बच्चे बकटुट भाग रहे थे। सामने भागे जा रहे थे सुअर और उनके पीछे दौड़ रहा था बाघ। बाघ सुअरों का पीछा करता जा रहा था। भागते भागते मादा सुअर पलटकर बाघ को देखती भी जा रही थी। फिर वह अपने बच्चों को देखती तो कभी बाघ को। आज तो बाघ खा ही जाएगा। रे बच्चों भागो, रे बच्चों भागो, यहाँ से जल्दी भागो, कहते हुए मादा सुअर गीत गाने लगी। तेल की हंडिया टुड़क टाड़क, बच्चों को छिपाए अब भागे माँ धुम धुम धुम, वह हम तक पहुंच गया है। तेल की हंडिया टुड़क टाड़क, बच्चों को छिपाए अब भागे माँ धुम धुम धुम, वह हम तक पहुंच गया है। इस तरह गीत गाते गाते वह बच्चों सहित भाग रही थी। बाघ उनका पीछा करता आ रहा था। भागते भागते सुअर और बाघ नदी के किनारे पहुंच गए। मादा सुअर ने विचार किया, अब क्या उपाय करें, बुद्धि कुंडित हो गई है। मादा सुअर ने इधर उधर देखा और रेत खोदने लगी। रेत खोदी और सारे बच्चों को उन गड्ढों में छिपाकर स्वयं भी उनमें से एक
गड्ढे में छिप गई। किंतु सभी सुअरों की पूंछें ऊपर की ओर थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, किसी किसी की तो हिल भी रही थी। तभी बाघ वहां पहुंच गया और क्रोधित होकर सुअरों को खोजने लगा। बाघ मारे गुस्से के दहाड़ रहा था और सुअरों को खोज रहा था। तभी अचानक देखा रेत के पास कुछ चीज हिलती हुई सी लगी। पास जाकर देखा। अब बाघ भी डर गया और एक बार तो वह आगे आता, लेकिन डर के अगली बार पीछे हट जाता। वह बार बार वहीं उछल कूद कर रहा था। बाघ ने सोचा, हाँ अब मैं समझ गया और मैं जान भी गया, ये सभी रेत के भीतर छुपे हुए हैं। बाघ ने इधर उधर देखा और पास जाकर एक सुअर की पूंछ को जमकर काट दिया। इसके बाद क्या बताएं। पूंछ को काटते ही सुअर व्याकुल होकर रिरियाने लगा। उसका रिरियाना सुनकर बाकी सुअर भी गड्ढों से बाहर निकले और जोरों से रिरियाने लगे। फिर क्या बताएं, वहां सभी सुअरों के रिरियाने की आवाज सुनकर बाघ बहुत जोरों से डर गया। क्या हो गया, कैसे हो गया, वह कुछ समझ नहीं सका और वहां से बकटुट भागना शुरू किया। बाघ को जंगल की ओर भागते देख मादा सुअर ने प्रसन्न होकर अपने बच्चों को लिपटा लिया और बच्चों को लाड़ किया। फिर सभी बच्चे नदी की ओर चले गए। धन्यवाद। बहुत सुंदर कहानी, बहुत मजेदार थी। ये लोक कथा का अपना एक स्वाद होता है, जो उसे ही आता है जो आंचलिकता को समझता है, और इसका अपना ही एक मजा है। और अब हम सुनते हैं व्यवहारिक सीख देने वाली कहानी। अनुभव क्या जुड़ गए हैं हमसे? अनुभव की कहानी हम सुनते हैं, फिर सुनेंगे दिव्या पोखरियाल की कहानी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अनुभव कहानी सुनाने जा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा, उसके दो नाम हैं, एक नाम है कुछ और एक हजामत। तो कुछ हम कह रहे हैं, उस कहानी को सुनाने जा रहे हैं। अनुभव। नमस्कार सभी को। सबसे पहले प्रतुल सर, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ही नहीं, सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद अनुभव। तो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है कुछ देंगे। तो ये कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, ये बात उत्तर प्रदेश के एक गांव की। वहां पर एक नाई रहता था। वो बहुत ही धूर्त और बातूनी था। वो अपनी बुद्धि से किसी को भी आसानी से बेवकूफ बना सकता था। एक बार की बात है, एक जमींदार ने उसको हजामत के लिए बुलाया। नाई हजामत करने पहुंच गए। तो नाई ने जमींदार से पूछा, हुजूर मेहनताना कितना मिलेगा? तो जमींदार ने कहा कि फिक्र मत करो, कुछ देंगे। तो नाई ने उसकी हजामत बना दी। और जब मेहनताना देने की बात आई तो जमींदार ने उसे 100 रुपए की नोट निकाल के दे दी। ये लो भाई तुम्हारा मेहनताना। तो नाई जो है वो फिर नहीं माना। तो नाई बोला, नहीं महाराज, आपने मुझे बोला था कुछ देंगे। तो नहीं माना। तो फिर महाराज ने जो जमींदार थे उन्होंने 200 रुपए की नोट निकाली। ये लो तुम्हारा मेहनताना 200 रुपए। तो नाई फिर नहीं माना। नाई ने कहा, नहीं महाराज, आपने मुझे कहा था कुछ देंगे। तो फिर महाराज ने, जमींदार थे, उन्होंने कहा कि अरे बुद्धू, हमारा मतलब था कुछ देकर तुम्हें खुश कर देंगे। तुम माने नहीं। तो बोला कि नहीं महाराज, कुछ तो देना पड़ेगा। तो फिर महाराज ने 500 रुपए की नोट निकाले।
ये लो तुम्हारा मेहनताना 500 रुपए। तो फिर नहीं माना। नहीं सोचा कि जब तक 1000 रुपए नहीं देंगे तब तक वो नहीं सोचा कि 1000 रुपए देंगे तो मैं चला जाऊंगा। और इधर जमींदार सोचा कि वो तो मान ही नहीं रहा है। तो फिर जमींदार ने 700 रुपए निकाले। तो बोला नहीं महाराज कुछ तो देना पड़ेगा। इधर जमींदार सोच रहा है कि इसको तो पैसे चाहिए नहीं, इसको तो कुछ और चाहिए। तो नहीं महाराज से बोला कि आपको नहीं देना है तो मत दीजिए, आप बोल दीजिए भाग जाओ, मैं भाग जाऊंगा। तो इतने में जो जमींदार था उसका छोटा बेटा आया। तो पिताजी को परेशान देखा उसने। तो पिताजी को जब परेशान देखा तो पूछे क्या बात है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये पैसे नहीं ले रहा है। तो वो जमींदार का जो छोटा बेटा था वो नाई को बोला कि पहले थोड़ा गुड़ खा लो और थोड़ी लस्सी पी लो, फिर कुछ भी दे देंगे। तो उसके बाद वो अंदर ले गया। अंदर ले गया तो एक छोटे लोटे में थोड़ी सी लस्सी और गुड़ लेके बाहर आया और साधारण बकरी की मंगनी हाथ में लेकर आया। तो नाई की तरफ वो जो छोटा बेटा था जमींदार का उसने बढ़ाया कि लो लस्सी पी लो और थोड़ी गुड़ खा लो। तो नाई ने गुड़ खा ली। जब लस्सी पीने की बारी आई तो जमींदार के छोटे बेटे ने क्या किया कि वो लस्सी में वो बकरी की मंगनी मिला दी। तो बकरी की मंगनी मिला दी तो उसके बाद लस्सी को जो वो लोटा था वो पकड़ा दिया कि लो लस्सी पी लो। अब जैसे ही नाई लस्सी पीने लगा उसको उसको वो बकरी की मंगनी मुंह में अटक गई लस्सी। तो लस्सी बोला कि महाराज रुक जाइए, छोटे सरकार कुछ तो है। तो जब नाई ने लस्सी का गिलास हटा के उसमें निकाल के मुंह में देखा, बोला सरकार ये तो बकरी की मंगनी है। तो वो छोटे जो हमारा वो जमींदार के जो बेटे थे, हाँ, तो उन्होंने कहा कि कुछ मिल गया ना, मिल गया भागो यहाँ से। तो नाई ने कहा नहीं सरकार आपने बोला था कुछ देंगे, ये तो आप मुझे बकरी की मंगनी दे रहे हो। तो बोला कि हम वो सब कुछ नहीं जानते, हमने तुमको कुछ दे दिया, तुम भागो यहाँ से। तो वो नाई था वो बहुत गिड़ गया, बहुत समझाया पर वो नहीं माना। तो बोला कि भागो यहाँ से। तो फिर वो नाई जो है मायूस होकर लौट गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है और जैसा जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। और लेने के देने भी पड़ सकते हैं। लेने के देने पड़ सकते हैं। थैंक यू। बहुत मजा आया, कमाल का है आपका सुनाने का तरीका। हाँ मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आया था। कुछ उसके मुंह में अटक गया तो उसने बोला कुछ है। वो बकरी की मंगनी अटक। तो ये मजेदार कहानियां बेशक शिक्षा मिले न मिले लेकिन बहुत कुछ मिलता जरूर है, मजा तो जरूर मिलता है। हम इस मजे पर और ऐसी कहानियों पर बात करेंगे अनुभव। तो अभी कुछ 2-3 कहानियां और हैं और संतोष जी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं नाटक दिखाने का। और हमारे बीच में अभी कहानियां साधना जी की भी होगी, शेख चिल्ली की कहानी, उसे 2-3 और कहानियां हम सुनते हैं। अनुभव हैं तैयार? यस सर। हाँ, तो अब है दिव्या पोखरियाल की एक भालू और किसान कहानी। मेरा नाम दिव्या पोखरियाल है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सम्मुख चालाक किसान की कहानी सुनाने आई हूँ। एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, फसल आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा,
जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। किसान ने आलू बो दिए, फसल आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार जमीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी। किसान ने गेहूं बो दिए। जब फसल तैयार हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली खाली जड़ें। इस बार भालू ने किसान को मजा चखाना चाहा। उसने किसान से कहा, जमीन के सबसे ऊपर और जमीन के नीचे की फसल मेरी। किसान मान गया। इस बार किसान ने गन्ना लगाया। जब फसल आई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया। शिक्षा, हमें कभी भी सोच समझ के कार्य लेना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक कहानी जो FXB की बच्ची की कहानी है, नीतू जी, ये भी बहुत छोटी कहानी है, ये और सुन लेते हैं, फिर साधना जी के पास चल रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीतू कुमारी है। मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी कहानी का नाम है चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, पेड़ पर से चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा। उसने एक पत्ते को तोड़ा और चींटी के पास फेंक दिया, तालाब में फेंक दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और बड़ी प्यार भरी नजरों से उसने कबूतर का धन्यवाद किया। वह बहुत थक गई थी। कुछ हफ्तों बाद की बात है। एक पहेलिया जंगल में आया। पहेलियों का तो काम ही होता है पक्षियों को पकड़ना। उसने कुछ दाने जमीन पर फेंके और उस पर अपना जाल बिछा दिया। वह चुपचाप किसी पक्षी के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। वह चींटी जो वहीं कहीं गुजर रही थी, उसने जब वह सारी तैयारी देखी तो क्या देखते ही कि वही कबूतर जिसने उसकी जान बचाई थी, उड़कर उसी जाल में फंसने के लिए धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। चींटी ने एकदम आगे बढ़ पहेलिये के पैर पर इतनी बुरी तरह काट दिया कि पहेलिया के मुंह से चीख निकल गई। ओहो, तेरी ऐसी की तैसी, हाय ओ परमात्मा। कबूतर ने एकदम देखा कि शोर किधर से आ रहा है। पहेलिये को देखते ही सब कुछ उसकी समझ में आ गया। वह दूसरी दिशा में उड़ गया और उसकी जान बच गई। चींटी भी अपने काम पर चल दी। तभी तो कहते हैं शिक्षा। मेरी कहानी से आपको यह शिक्षा मिलती है कि कर भला तो सो भला, सो हो भला। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत थैंक सुंदर। यू। और हमारे साथ रजनीकांत जी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। और एक कहानी सलाम बालक ट्रस्ट के बच्चे की, फिर हम साधना जी के पास चलेंगे। सलाम बालक ट्रस्ट का वो बच्चा जिसको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला था, नाम था राहुल, 12.5 वर्ष की आयु का। कहानी का नाम है वो गुब्बारे वाला। तो हम इसको सुनते हैं, रजनीकांत शुक्ल जी के द्वारा लिखी हुई। वो गुब्बारे वाला। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। बाबूजी, गुब्बारे दे दूं क्या? लाल बत्ती के होते ही कार की खिड़कियों से झांकते चेहरों के बीच अपने गुब्बारों के ग्राहकों को तलाशता हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसने अपने पेट से वे सारे गुब्बारे बांधे हुए थे। वो 12.5 साल का लड़का था। उसका नाम था राहुल। जब वो बहुत छोटा था तब घर से भाग आया था देश की राजधानी दिल्ली में। यहाँ भटकते हुए एक स्वयंसेवी संस्था ने उसे आसरा दिया। अब वो दिन में पढ़ाई करता, खेलता और खाली समय में गुब्बारे बेच लेता। इस तरह दिल्ली के सारे महत्वपूर्ण स्थल उसके लगभग रोज के दौड़ भाग का हिस्सा होते। कभी कनॉट प्लेस में, तो कभी चांदनी चौक में, कभी लाल किले में, तो कभी इंडिया गेट। ऐसे ही एक दिन जब वो 12 खंबा की लाल बत्ती के पास गुब्बारे बेच रहा था,
तभी उसने देखा कि दो आदमी स्कूटर से आए। उनमें से एक उतरा। उसने काले रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछ थी और उसके हाथ में काले रंग की एक पॉलीथीन थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और वहां रोड साइड में बने एक कूड़ेदान में उस पॉलीथीन को उसने रख दिया। इस बीच दूसरे वाले व्यक्ति ने स्कूटर स्टार्ट रखा था। वो दौड़ता हुआ गया और उस पर बैठ गया। इस तरह वे दोनों उसके देखते देखते वहां से चले गए। ये एक सामान्य सी घटना थी, क्योंकि आमतौर पर कोई भी कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालता है। किसी का कूड़ा होगा, उसने कूड़ेदान में डाल दिया। ये तो अच्छी बात है। कितने भले लोग हैं। राहुल ने अपना सिर झटक दिया। वो अपने गुब्बारे बेचता हुआ अगले चौराहे तक पहुंच गया। अभी वो मुश्किल से 15 मिनट हुए होंगे कि एक हंगामा होने लगा। 12 खंबा रोड पर एक जबरदस्त बम का विस्फोट हुआ। सिर्फ 12 खंबा ही क्यों, दिल्ली में करोल बाग के गफ्फार मार्केट, सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस व एम ब्लॉक में आधे घंटे के अंतराल में ये विस्फोट हुए थे। ये 13 सितंबर 2008 का दिन था, जब इन सीरियल विस्फोटों ने से दिल्ली दहल गई थी। 90 से ज़्यादा लोग इन दुर्घटनाओं में घायल हुए थे। 21 लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस परेशान थी कि आखिर अचानक से इतने सारे बम विस्फोटों के पीछे कौन है। हालांकि इनकी जिम्मेदारी लेने के लिए समाचार एजेंसी के दफ्तर में इंडियन मुजाहिदीन ने ईमेल के जरिए संदेश दिया था कि 5 मिनट में धमाके होने वाले हैं, रोक सको तो रोक लो। इस तरह से खुली चुनौती दी गई थी आतंकवादियों द्वारा दिल्ली की पुलिस को। राहुल को इतना सब कुछ तो पता नहीं था, पर जब उसने सुना कि गोपाल दास बिल्डिंग के पास रखे कूड़ेदान में वो बम रखा गया था, तो उसे तुरंत माननीय प्रतुल वशिष्ठ जी को मेरा प्रणाम। मैं रविंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ उसे लगा कि शायद और ये जानकारी मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पकड़ने एक में कोई अच्छा सा मदद प्लेटफॉर्म बना के बच्चों के मुझे लिए दिया जरूर है। पुलिस को बताना चाहिए कोरोना काल कि उसने बम में रखने सभी वाले को अपनी बच्चे घर आंखों के से अंदर देखा। थे, लेकिन वो आप तुरंत लोगों ने आज की पुलिस स्टेशन में पहुंचा। वो सीधा सामने कुर्सी पर बैठे अधिकारी के पास पहुंच गया और बोला, साहब, मैंने 12 खंबा रोड पर कूड़ेदान में बम रखने वाले को देखा है। क्या क्या कहा तुमने? तुम सच कह रहे हो? अधिकारी ने एकदम से कुर्सी पर खड़े होते हुए पूछा। हाँ सर जी, मैंने उन बम रखने वालों को अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। अच्छा, तो तुम अभी यहीं बैठो। राहुल को सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा कर उस अधिकारी ने तुरंत इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। राहुल को बड़े अधिकारियों के पास ले जाया गया। कुछ ही देर में ये खबर फैल गई कि 12 खंबा रोड पर कूड़ेदान में बम रखने वाले को एक गुब्बारे बेचने वाले लड़के राहुल ने देखा है। उन्होंने राहुल से पूछताछ की कि क्या तुमने उसे ढंग से देखा था? मिले तो उन्हें पहचान सकते हो? उनका स्केच बनवा सकते हो? इत्तेफाक से राहुल की उस समय उन पर ही नजर रही थी, इसलिए उसे इसमें कोई परेशानी नहीं आई। उसने इन सब बातों के लिए हाँ कर दी। उसने आतंकवादियों के स्केच भी बनवा दिए। पुलिस ने वे स्केच पोस्टर दिल्ली पुलिस की इन आतंकवादियों की तलाश है के साथ पब्लिक प्लेस पर लगवा दिए, और इसका नतीजा भी बड़ा अच्छा निकला कि कुछ दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी और आतंकवादियों तक पहुंचने में वे कामयाब रहे। पर परेशानी ये थी कि दिल्ली सीरियल विस्फोट का वो इकलौता चश्मदीद गवाह था और गलती से उसकी पहचान आम पब्लिक में जाहिर हो गई थी। आतंकवादियों की तरफ से उसकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो चुका था। अब वो पहले की तरह जगह जगह जाकर उस तरह गुब्बारे नहीं बेच सकता था। उसे पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। उस नन्हे बच्चे ने बहुत बड़े साहस का काम किया था। राहुल को न केवल देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बल्कि बाद में उसे राष्ट्रपति जी द्वारा वीरता पदक से भी सम्मानित किया गया। नन्हे दोस्तों, फर्ज निभाते हैं हम अपना कुछ भी हो अंजाम, सफल कभी होते और कभी नाकाम, जीवन की नैया को हम हिम्मत से है खेते, कभी दुआएं देते हैं हम, कभी दुआएं लेते। और ये बच्चा सलाम बालक ट्रस्ट का था। ये जानकारी हमें रजनीकांत जी ने दी, और वो स्वयंसेवी संस्था सलाम बालक ट्रस्ट, तो हमने इसलिए भी इस कहानी को रखा और इस पर बात भी करेंगे हम।
और अब हम काजल शायद नहीं है, मैंने पूछा था, उनकी कहानी थी बिन काटे छोटा, लेकिन अब हम सीधा चलते हैं साधना वैद्य जी के पास, कहानी और फिर नाटिका। तो सलाम बालक ट्रस्ट के बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहानी साधना वैद्य जी की, शेख चिल्ली की कहानी, एक मजेदार कहानी। नमस्कार प्रतुल जी, धन्यवाद बहुत बहुत। जी, आपका स्वागत है और कहानी सुनने के लिए हम बेताब रहते हैं आपकी। जी जी, बच्चे तैयार हैं सब सुनने के लिए? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? साथ और सभी जी बहुत बिल्कुल आवाज आ रही है, सब सुनने के लिए तैयार हैं। जी जी, तो मैं चिल्ली पर ही नाटिका भी होगी। जी जी बिल्कुल, शेख चिल्ली की कहानी मैं बच्चों के लिए सुना रही हूँ। अब लोक कथाएं जो है कहाँ से आई और कहाँ तक पहुंची, उनमें कितने बदलाव हुए और कितने किस्से उनमें नए जुड़ते चले गए, इसके बारे में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। पर इन कथाओं के नायक कुछ इतने मशहूर हो गए कि उनके नामों से, उनके गुणों से जो युक्त आज भी जो लोग मिलते हैं उनको उन्हीं के नाम से पुकारा जाने लगता है। तो इसी तरह कुछ थोड़ा थोड़ा बुद्धू और कुछ ख्याली पुलाव पकाने वाले व्यक्ति को शेख चिल्ली के नाम से पुकारा जाता है। तो मैं आज आपको शेख चिल्ली की कहानी सुना रही हूँ। शेख चिल्ली का चरित्र कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है। हरियाणा के किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में शेख नाम का एक बालक था। इस बच्चे का नाम शेख चिल्ली कैसे पड़ा, ये एक रोचक कहानी है। एक बार मदरसे में व्याकरण पढ़ाते हुए मौलवी साहब ने बच्चों को सिखाया कि अगर लड़का है तो वह खाता है, रोता है, सोता है, लेकिन इसके विपरीत अगर लड़की है तो वो खाती है, रोती है, सोती है। मतलब क्रिया में किस तरह से बदलाव आता है, ये मौलवी जी सिखा रहे थे। शेख ने ये बात बहुत ध्यान से सुनी और याद कर ली। एक दिन गांव की एक लड़की सूखे कुएं में गिर गई। सारा गांव उसे खोजने लगा। शेख भी उसे खोजने लगा। शेख को कुएं के अंदर से लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। उसने सबको बुलाया, देखो देखो लड़की चिल्ली रही है। लोगों ने लड़की को कुएं से बाहर निकाला। लड़की जोर जोर से रो रही थी पर उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। शेख ने कहा, ये चिल्ली रही है पर ठीक हो जाएगी। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, ये चिल्ली चिल्ली क्या कर रहे हो? शेख ने कहा, लड़का होता तो चिल्ला रहा है, अगर लड़की है तो चिल्ली रही है। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए और मदरसे के सभी छात्रों के बीच उसका नाम शेख के साथ चिल्ली पड़ गया। शेख चिल्ली नाम हो गया। शेख चिल्ली मस्त मौला थे, उन्हें बुरा भी नहीं लगा। उन्होंने कोई बुरा नहीं माना इस बात का, सब उन्हें शेख चिल्ली बुलाने लगे। अब क्या हुआ, आज भी शेख चिल्ली की कहानियां हम सबको खूब हंसाती हैं और हमारा खूब मनोरंजन करती हैं। कहा जाता है कि बाद में उम्र दराज हो जाने पर यही शेख चिल्ली फकीर बन गए और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इनका मकबरा आज भी बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। ये कोई काल्पनिक पात्र नहीं था, ये वाकई एक जीता जागता इंसान था। वहीं पर एक मदरसा भी है, कहते हैं शेख चिल्ली इसी मदरसे में पढ़ा करते थे। तो एक उनकी सबसे मशहूर कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये तो आपको ये बताया कि उनका नाम शेख चिल्ली कैसे पड़ा। अब कहानी सुनिए। शेख चिल्ली अपनी माँ के पास रहते थे और कुछ कामकाज नहीं करते थे। एक दिन गांव की हाट में पंसारी की दुकान के पास खाली बैठे थे, तभी एक अमीर आदमी दुकान पर आया और उसने पंसारी से घड़ा भर घी खरीदा। पहले सामान घड़ों में खरीदा जाता था। अब मदद के लिए उसने शेख चिल्ली से पूछा, क्या तुम ये घड़ा मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मैं तुम्हें इसके बदले में 2 सिक्के दूंगा। शेख चिल्ली तुरंत राजी हो गए। उन्होंने अपने सिर पर घड़ा रखवा लिया और अमीर आदमी के पीछे पीछे चल पड़े। आदत के अनुसार वो लगे अपने ख्याल, मैं तो इन पैसों से एक अंडा खरीदूंगा, अंडे को खूब संभाल के रखूंगा, रुई पर रखूंगा, कुछ दिन बाद उसके अंदर से चूजा निकल आएगा। चूजा निकल आएगा तो वो बड़ा होकर मुर्गी बन जाएगा। जब वो मुर्गी रोज अंडे दिया करेगी और मेरे पास बहुत सारे चूजे, मुर्गियां और अंडे जमा हो जाएंगे तो मैं उन्हें बेचकर बकरियां खरीद लूंगा।
बकरियों के भी बच्चे हो जाएंगे तो मेरे पास ढेर सारे बकरे बकरियां जमा हो जाएंगे। मुझे तो बहुत और तरक्की करनी है, इसलिए मैं उनको भी बेच दूंगा और फिर मैं भैंस पालने का काम करूंगा, भैंस खरीद लूंगा। उनके ये ख्याली पुलाव चल रहे थे। भैंस के दूध में बहुत मुनाफा होता है, मैं उसको बेचूंगा और उससे मुझे दूध बेचूंगा उसका, तो मुझे उससे बहुत फायदा होगा, खूब धन जमा हो जाएगा। माँ भी खुश हो जाएगी और मुझे निखट्टू कहना बंद कर देगी। सबसे पहले तो मैं अपने टूटे हुए घर की मरम्मत कराऊंगा और एक सुंदर सा मकान बनवाऊंगा। पड़ोसी तो देखते ही रह जाएंगे और फिर तो लोग अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते लेकर मेरी माँ के पास आने लगेंगे। वो अपनी शादी की बातें सोचने लग गए। वह जरूर मेरे लिए सुंदर और एक आज्ञाकारी पत्नी खोज लेंगी और मेरे जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं भैंसों के लिए चारा काटने जंगल जाया करूंगा और मेरी पत्नी घर का और भैंसों का सारा काम करेगी और दूध निकाला करेगी। मेरी माँ भी घर के बाहर बैठकर दूध बेचा करेगी। सोचते सोचते शेख चिल्ली मुस्कुरा भी रहे थे और शर्मा भी रहे थे। अब मेरे तो बाल बच्चे भी हो जाएंगे और फिर वो घर में खेला करेंगे आंगन में। शाम को मेरे घर लौटने का इंतजार किया करेंगे। जब शाम को सिर पे भैंसों के लिए मैं चारा लाद कर लाया करूंगा तो बच्चे अब्बा अब्बा कहकर मेरे पैरों से लिपट जाएंगे और उन्हें गोद में लेने के लिए मैं सिर के गट्ठर को, चारे के गट्ठर को वहीं पटक दूंगा और उन्हें गोदी में उठा लूंगा। शेख चिल्ली अपने ख्यालों में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने चारे का गट्ठर पटकने की जगह अपने सिर पर रखा घी से भरा हुआ घड़ा जमीन पर पटक दिया। अब क्या हुआ, घड़ा फूट गया और सारा घी जमीन पर फैल गया। अमीर ने जब ये नजारा देखा तो अपना सर पीट लिया और शेख चिल्ली को उसने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुमने तो मेरा सारा घी मिट्टी में मिला दिया। शेख चिल्ली सदमे में चुपचाप खड़े हुए थे। डांट सुनकर बोले, तुम्हारा तो सिर्फ घी ही मिट्टी में मिला है, मेरा तो सारा घर बार, बीबी बच्चे, भैंस तबेला सबके सब मिट्टी में मिल गए। तो ऐसे थे जनाब शेख चिल्ली। तो आज भी तो कोरे दीवार स्वप्न देखने वाले और आधारहीन कल्पना के संसार में विचरने वालों को शेख चिल्ली की उपाधि से ही नवाजा जाता है। तो कहिए कैसी बच्चों कहानी, आपको मजा आया ना? तो ये थी कहानी शेख चिल्ली की। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब शेख चिल्ली पर बच्चों द्वारा एक नाटिका है, वो देखते हैं। संतोष जी के जी पास बिल्कुल चलते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, स्वागत है और इंतजार है जी। संतोष जी, बच्चे जुड़ चुके हैं। बाकी सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बच्चे और खास करके सब लोगों ने बहुत उत्साह के साथ अपना प्लेट तैयार किया हुआ है जी, और अब शुरू करते हैं। आवाज हमारी आ रही है ना अच्छी तरीके से? बच्चे भी आ रही है आवाज? ठीक है, हाँ सबको आ रही है, आवाज आ रही है। थैंक यू सर। ठीक है, शिखा जी जुड़ी हुई है, धन्यवाद। सबसे पहले तो ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि बच्चों ने कितना अच्छा ड्रॉ किया हुआ है। आज बच्चों को प्राइज भी मिला है। ये डिसेबल के ऊपर जो है इन्होंने बनाया था, 3rd को डिसेबल वर्ल्ड डे था, तो उसमें बच्चों को सबको गिफ्ट मिला है। 3 बच्चे हमारे 5 बच्चे पार्टिसिपेशन किए थे और 3 बच्चों को प्राइज मिला है। तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो शुरू करते हैं। ठीक, स्टार्ट करें। सर आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, स्लो है लेकिन आ रही है। अब देखिए, अरे सरपंच जी आप थोड़ा सा बोलना कुछ। हाँ, बच्चों ने बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगाई है, चित्रों की बहुत सुंदर प्रदर्शनी। हाँ जी, शुरू करें सर? हाँ जरूर। हाँ जी, ओके, चलिए सर शुरू करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों।
तुम्हें बुढ़िया के घर में जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम किरण है और हमारे नाटक का नाम है मियाँ से। आइए नाटक देखते हैं। हमें बुढ़िया के घर में जाएंगे, हमें बुढ़िया के घर में जाएंगे और वहाँ चोरी करेंगे, और वहाँ चोरी करेंगे। सोना, सोना, पैसे, पैसे, हीरे, हीरे, मोती, मोती। हम उनको गन से डराएंगे। ये तो अरे हमें पता है। अरे बेवकूफ। अरे मियाँ जान, आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। अरे नहीं अम्मा मियाँ, झूठ मत बोला, तुम कहीं तो जा रहे। अरे अभी मैंने सुना कि तुम कहीं जा रहे हो। अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहे, हम सुसु करने जा रहे हैं। चलो। अरे सुसु करने में भी इतने सारे लोग एक साथ? अगर हम आपको बताएंगे कि हम चोरी करने जा रहे हैं, आप किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मुझे भी साथ में लेके चलो। अरे घड़ी, इसको क्यों बता दिया? वैसे भी उससे घर से चोरी लगता है, बात तो सही है। अरे नहीं अम्मा मियाँ जान, मैं चोर नहीं हूँ, मैं शरीफ इंसान हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ जाने की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, एक बार बोल देना नहीं लेके जा रहे, तुम नहीं लेके जा रहे। और तुम मुझे नहीं लेके जाओगे तो मैं सारे मोहल्ले वालों को बता दूंगा कि तुम चोरी करने जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, हम तुम्हें लेके चलेंगे ना। हाँ, आप बोले तो तुम्हें उठा के लेके चलेंगे। अम्मा मियाँ जान, मैं अपने पैरों से चल लूंगा। कोई चोरी लेकिन किसी को शोर नहीं मचाना और धीरे धीरे चलना है, बुढ़िया जग न जाए। ठीक है, चलो। अरे रुकिए, चलो ना। अरे मियाँ जान, अभी तो आपने बोला कि शोर नहीं मचाना। सॉरी, चलो। यहाँ तो नहीं, क्या मिल गया? क्या ले लिया? बहुत हमारा संभाल लिया। ये गन तो बड़ी चौकस लग रही है। मैंने लिया, और ये साड़ी मैंने अपनी माँ के लिए लिए, जो दिए मेरी माँ की है, पहन के दिखाओ। अरे यार, अपने पापा वही करियो, यहाँ पर पहनेगी ढेर सी। चलो चलो। क्या लिया? मैंने बर्तन झाड़े लिए, तूने क्या लिया? मैंने फलों की टोकरी ली थी ना, हम यहीं पे रख के खाए। अरे गधी, अभी नहीं, खाने का टाइम नहीं है। अंदर समोसे और केले लेके आइए। चल, ये तो खा ले, ये अपने पास रख, अभी बाद में खाएंगे। चलो। सब मेरे खाने से छिड़ते, सारे पत्ते ले लो। अरे मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। इन्हें भाई जाना तो सब कुछ चुरा लिया। अरे अम्मा मियाँ, पर हम इन्होंने मुझे अपने ग्रुप में शामिल किया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं इनके लिए खून पसीना एक कर दूंगा, मेहनत करूंगा, और हाँ, मैं चोरी करूंगा। खुशबू, इलायची की खुशबू, क्या खुशबू है? खुशबू। अरे ये तो खीर है, सूंघ के तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। क्यों ना खा के देखो। वाह, इसे खा के तो अम्मी जान की याद आ गई। अरे मुझे लगता है इनको बहुत भूख लगी है। अम्मा मियाँ, इन्हें भी थोड़ी सी खीर दे ही देता हूँ। चलो, किया जा रहा है वैसे भी।
बिल्ली क्या बिल्ली? अरे बिल्ली नहीं शेर चिल्ली। अच्छा शेर चिल्ली तो चोर है ना? अरे नहीं मैं शरीफ इंसान हूँ, मैं चोर बोल रही हूँ। झूठ बोल रहा है? अरे नहीं मैं सच में चोर नहीं हूँ। अरे तुझे झूठ बोलते हैं इतनी शर्म नहीं आती? अरे मैं सच में चोर नहीं हूँ। नहीं चोर 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 सोचा नहीं वो कोई और था, लंबा था, किसने किया था? ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। पता तेरे साथ कौन कौन आया है? अरे ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जाने। अरे तुझे शर्म नहीं आती? मेरा इतना सारा सामान ले लिया था, वो कितना बड़ा बड़ा डब्बे भर के जा रहा है। तुझे मेरे घर में सामान मिला, सारे तो कुत्तों को भी नहीं आया मेरे घर पर। ऊपर वाला जाने। अरे अल्लाह मस्ती करो, बेचारा चोर है लेकिन बात में ऊपर वाले का नाम ले रहा है। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। अरे तुम चोर, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें नहीं पता कैसे चोर है? देखो कितना बड़ा कार्टून बन गया मेरे घर से। चलो क्या है तुझे? देखो तो गला पहुंच में तेरा आज। देखो तो मार डालूंगी आज। ये डालो नहीं भूत। तुझे मुझे डाय तुझे समझ नहीं बूटी को डाय बोलता है। मारूंगी तेरे को कर। अरे ऊपर वाला जाने। अरे कब से मेरा नाम लिया जा रहा है? ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। इतना बेशरम इंसान है। एक तो खुद ही हमें चोरी करने के लिए लेके आया। अरे अम्मा जान, एक तो इतना बेशरम इंसान है ये। पता ना मैं कब से देखा जा रहा हूँ, मेरे ऊपर से नाम लिया जा रहा है। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। अब ये कौन है? अरे ऊपर वाला जाने। अरे अमानिया तुम कितने झूठ बोलते हो? अब तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब बता दे तुम कौन आया? अरे अमानिया ये कुछ नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। एक स्लाइड है, हाँ बहुत सही है। सारे चोर मेरे घर में। अच्छा अम्मा तुम इनकी टांगे तोड़ो और मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है जा। अरे पर मैंने चोरी नहीं की। अमामिया जान बची, लाख हो पाए। चोरी का काम छेद चिल्ली से ना हो पाए। टाटा बाय बाय। बिल्ली नहीं सच चिल्ली है। वाह बाय बाय। बेहतरीन अभिनय, बेहतरीन। ओके थैंक यू। संतोष जी कमाल कर दिया बच्चों ने, बेहतरीन कलाकार। उन्होंने शेख चिल्ली की कहानी को जीवंत कर दिया। साधना जी ने कहानी सुनाई और बच्चों ने शेख चिल्ली की कहानी को मजेदार ढंग से पूरा उतार के रख दिया। बहुत बेहतरीन अभिनय किया, शानदार। इसके लिए हाँ, नाम नहीं सुनने में आया कुछ जो पूरा इस कहानी को पूरा ड्रामा में चेंज किया है जी। तो इसके लिए जो है पंकज ने सबसे ज्यादा मदद करी है और बच्चों का तो है ही, बाकी जो लोग भी जुड़े हुए हैं सबका धन्यवाद। बाकी प्रतुल जी आप स्टार्ट कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी ने तो कमाल कर दिया, बच्चों से इतना बेहतरीन अभिनय करवाया। कहानी को नाटक एक बहुत बेहतरीन शानदार प्रस्तुति बना देता है। नाटक के जरिए हम कहानी को एक जीवंत रूप में उसका वाचन जब देखते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं। बेहतरीन पंकज जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको इसके लिए। और थैंक यू। और मेहनत बच्चों की ऐसा बच्चे करते हैं उनको कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, कमाल कर दिया। और अब हम थैंक यू सर, थैंक यू जी
संतोष जी, आनंद आया। और अब छोटी सी और अब हम छोटी सी एक चर्चा जरूर करेंगे और फीडबैक, बच्चों की कहानियां किस तरह कैसी रही। कृष्णकांत दीक्षित जी हमारे साथ हैं और साधना जी हैं। अरुणिता जी जुड़ी हैं क्या? अरुणिता डे बताइएगा, अगर जुड़ी हूं तो जरूर बताइए। अरुणिता डे अगर जुड़ी हैं तो हम, अच्छा नहीं जुड़ी हैं, कोई किसी कारण से नहीं जुड़ पाई। तो हमारे बीच में कृष्ण कुमार दीक्षित जी अब नहीं हैं, तो हम उनसे एक दो सवाल करेंगे और साधना जी से एक छोटा सा सवाल करेंगे। पहले तो बच्चों की प्रस्तुतियों पर दो शब्द जरूर कहें साधना जी। कृष्ण कुमार दीक्षित जी अगर जुड़े तो जरूर बच्चों की प्रस्तुतियों पर दो शब्द कहें। हाँ, नमस्कार वशिष्ठ जी, बच्चों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और बच्चे बड़ी प्रतिभाशाली प्रस्तुतियां कर रहे हैं। ये जो मुजफ्फरपुर का लड़का है, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, अनुभव राज, उसकी वाणी में बड़ा परिवर्तन आ गया है। पहले वो बोलता था तो हम लोगों को श्रवणी नहीं होता था। स्पष्टता अब ये बहुत ज्यादा। बच्चों की मानसिक चिकित्सा और उनके भविष्य के लिए बहुत कहानी बहुत अच्छी है और बहुत छोटी छोटी कहानियों को लेके आप चल रहे हैं, तो मेरा पूरा आशीर्वाद है। और किसी दिन मैं बहुत तैयारी से आऊंगा तो मैं कुछ बोलूंगा। आपको मेरा सारा आशीर्वाद सब बच्चों के लिए है। तो जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो तो कविता या कहानियों में ही हैं, तो आप धर्म ग्रंथों की शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा उज्जवल रहेगा और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं सबको। किस्सा गोई कहलाती है ये, किस्सा गो। और ये हमारे एक किस्सा ऐसी थी कि एक को राजा ने जान से मारने के लिए सजा दे दी थी, तो उसने राजा से कहा कि मरने के पहले मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो वो कहानी सुनाने लगा, तब तक पूरी नहीं हो पाई। उसने कहा, राजा ने कहा अच्छा फिर शेष दूसरे दिन सुनाना। इतनी अच्छी कहानी सुनाता था कि राजा बुढ़ा हो गया, लेकिन वो कहानी उसकी खत्म नहीं हुई और उसको जीवन दान मिल गया। तो कहानी हमारे भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए बहुत अच्छी है। और हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य कहानीकार ने जो कहानी कमाल का दृष्टांत दिया आपने जी, धन्यवाद। शुक्रिया। एक कमाल का दृष्टांत दिया, इससे जीवन भी बचाया जा सकता है। और हम इसके उस पक्ष पर भी बात करें, उससे पहले साधना जी दो शब्द कहें बच्चों की प्रस्तुतियों पर, फिर एक दो सवाल के जरिए फिर हम समाप्त करेंगे। साधना जी, आज तो बच्चों ने बहुत ही कमाल कर दिया और उनकी जो प्रस्तुतियां थी बहुत ही मनोरंजक थी, बहुत ही मैच्योर थी और बहुत ही अच्छी उन लोगों ने अभिनय किया। उनके जो नाटक था एंड में शेख चिल्ली वाला बहुत ही कमाल का था और बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया और बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस है। देख के सबसे ज्यादा खुशी की बात हुई कि उनके अंदर इतना आत्मविश्वास है, इतनी अच्छी तरह उन्होंने अपनी बातें कही, बड़ा हो गया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर कहानियां भी बहुत उन्होंने छांटी और उनका वाचन भी बहुत अच्छा किया और अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत बढ़िया, सब बच्चों को बहुत बहुत शाबाश। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ साधना जी, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। जी जरूर। आपसे अक्सर हम पटल के बच्चों के लिए रात्रिकालीन कथा वाचन का एक सत्र रखते हैं, चुनमुन घेरा नाम से, जिसमें आप प्रति रात्रि एक कहानी सुनाते हैं बच्चों को। तो कथा जो श्रोता हैं हमारे सो जाने की वजह से आधे अधूरे रह जाते हैं। कई बार कहानियां जो घरों में हम सुनाते हैं तो इस बीच नींद भी आ जाती है बच्चों को, वो कहानियां वो किस्से आधे अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि हर कहानी एक समस्या को लेकर चलती है और एक समस्या उठाती है और पाठक श्रोता उस समस्या का समाधान कराने के लिए कथाकार के साथ हो लेते हैं। तो इसलिए कहानी आगे बढ़ती है और सुनाने वाला भी एंजॉय करता है उसको। बालक की यही प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रवृत्ति हर कहानी में मनोरंजन ढूंढ लेती है। जिन कहानियों का अंत नहीं होता, मतलब आधी अधूरी कहानियां रह जाती हैं, तो उनमें बच्चों का मन उलझा रह जाता है और वे सुनाने वाले के पीछे पड़े दिखाई देते हैं कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, बताओ। या फिर उन कहानियों को खुद से पूरा करने की कोशिश करते दिखते हैं। इस संबंध में आपके क्या अनुभव हैं? क्या आधी अधूरी कहानियां भी मनोरंजन करती हैं? सृजन तो होता देखा है।
जी 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 बिल्कुल प्रतुल जी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि बच्चों के पास जब आधी अधूरी कहानियां रह जाती हैं तो उनको थोड़ी बेचैनी होती है और उसका अंत जानने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। लेकिन हर देखिए, मेरा जहाँ तक मेरा अनुभव है कि रात्रिकालीन कहानियों की जगह बच्चों लोरियां सुनते हैं और सो जाते हैं, उन्हें कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है, बड़े आराम से सो जाते हैं क्योंकि उसमें उन्हें कुछ आगे जानने की जिज्ञासा नहीं होती। लेकिन कहानी ऐसी चीज है जिसमें जिज्ञासा बनी रहती है कि इसका अंत क्या हुआ। सर ने भी बताया अभी वैसे घर में रहते हैं बच्चे, वो तो रिपीटेडली सुन लेते हैं। मेरे पोते पोतियां हैं, उन लोगों को कहानियां सुनने का इतना शौक था कि वो रोज जब तक खाना खाने के टाइम से उनकी कहानी शुरू हो जाती थी कि कहानी सुनाइए, उसके बाद में हम खाना खाएंगे, और फिर सोते समय तक चलती थी उनकी। तो घर में जो बच्चे होते हैं उनको ये एडवांटेज मिल जाता है कि दूसरे दिन पूरी हो जाएगी, आज अधूरी हो गई, जल्दी सो गए तो दूसरे दिन पूरी सुन लेंगे। लेकिन जो एक टाइम सुनने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि अब दोबारा तो वो कहानी सुनने का अवसर मिलेगा नहीं। लेकिन हर चीज का एक सकारात्मक, उसके अंदर कोई ना कोई एक वो मिल जाता है कि उसका भी कोई सकारात्मक उसके अंदर वो हमें चीज मिल जाती है, गुण मिल जाता है कि बच्चों की इस तरह कल्पनाशीलता जो है वो बढ़ती है, विकसित होती है। बच्चों को अपने मन से कहानी आगे का अंत ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब दोबारा मिलना नहीं है कहानी सुनाने वाला, तो अपने हिसाब से उसका अंत वो ढूंढते हैं, उसको क्रिएट करते हैं कहानी को कि इसका ये अंत होना चाहिए। तो कभी कभी उसमें इतने अच्छे उसके निर्णय मिल जाते हैं, अंत मिल जाते हैं कि शायद कथाकार ने भी वो अंत ना सोचा हो। तो वो अच्छी बात है, उनकी कल्पनाशीलता जो है विकसित होती है, उनके अंदर आत्मविश्वास आता है, उनके अंदर मतलब बहुत सारी मतलब सद्गुण जो है उनके अंदर विकसित होते हैं। वो सोचने लगते हैं, वो तर्क करने लगते हैं, और वो उसके लिए कोई हर कहानी के साथ जैसा आपने बताया कि उसके अंदर कोई समस्या होती है, तो उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, विकसित होती है कि इसका क्या इसका हल हो, कि हमें जो इसका सकारात्मक जो इसका परिणाम मिले। तो हर चीज में कुछ ना कुछ तो फायदा होता है, क्योंकि अधूरी कहानियां आप सुनते ही बच्चे, तो उन अधूरी कहानियों को सुनकर भी वो काफी कुछ अपने अंदर जो है विकसित कर लेते हैं गुणों को। उसको सुन के वो अपने आप को उस नायक या नायिका के, कहानी के जो नायक नायिका हैं उनकी जगह अपने आप को पर्सोनिफाई करते हैं, और फिर हम क्या करेंगे अगर इस स्थिति में फंस जाएंगे, तो उनके हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके विकास के लिए बहुत जरूरी है। जी जी जी। एक और छोटा सा इसी से जुड़ा है, क्या जो मनोरंजन का संबंध पाठक, श्रोता, दर्शक की रुचि और पसंद से जुड़ा है? इसमें मतलब ये कि मनोरंजक कहानियां अलग ही होती हैं, या बिल्कुल, फिर बिल्कुल। कोई भी कहानी मनोरंजक बन सकती है? नहीं, कहानी तो मनोरंजक, जब तक कहानी मनोरंजक नहीं होगी बच्चे न श्रोता को पसंद आएगी न पाठक को पसंद आएगी। मनोरंजन तो कहानी का मुख्य तत्व होता ही है, होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो जब तक कहानी मनोरंजक नहीं होगी लोगों को उबासी आने लगेगी, बोर होने लगेंगे, मजा नहीं आएगा। और एक आयु वर्ग की जो वो प्राथमिकताएं होती हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें जानवरों की, पंचतंत्र की, इस तरह की कथाएं, उनके साथ नीतियों की बातें हो जाती हैं। तो नीति कथाएं जो हैं वो जातक कथाएं हैं, पंचतंत्र की कथाएं छोटी छोटी होती हैं, जानवरों की होती हैं, उनके माध्यम से ही बहुत कुछ उनको जो है अच्छे संदेश दिए जा सकते हैं। किशोरों की कहानियां कुछ अलग होती हैं, अलग अलग आयु वर्ग के लोग, पाठकों की और श्रोताओं की अलग अलग पसंद होती है, और उसी के हिसाब से वो जो है कहानियों को पसंद करते हैं। कुछ लोगों को बहादुरी की कहानियां पसंद आती हैं, कुछ लोगों को एडवेंचर की कहानियां पसंद आती हैं, कुछ लोगों को जो है जानवरों की और उनकी कहानियां पसंद आती हैं, छोटे बच्चों की कहानियां पसंद आती हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल कल्पनाओं की, अलादीन के चिराग की, जिन्नों की, भूतों की, इस तरह की कहानियां पसंद आती हैं। तो ये अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों की जो पसंद होती है सबकी डिफरेंट होती है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर जवाब दिया। और अरुणिता जी भी जुड़ चुकी है, उनसे एक सवाल मेरा ये था कि उनकी एक प्रस्तुति देखी थी हमने अभी, नाटकीय अंदाज वाली, मतलब उनसे, उन्हीं की प्रस्तुति से जुड़ा मेरा सवाल है। हम किसी भी तरह की कहानी को एक्सप्रेशन के साथ मजेदार बनाते हैं और अधिक बच्चों तक पहुंच का सही तरीका मानते हैं। एक्सप्रेशन, बहुत भरपूर एक्सप्रेशन वाला प्रस्तुतिकरण था। अरुणिता जी ने जो वो कहानी सुनाई थी क्रिसमस का दिन, है ना, तो मेरा ये इसी से जुड़ा सवाल है। क्या इसका मतलब ये है कि जब कहानी का कथ्य कमजोर होता है तो उसकी भरपाई हम अभिनय से करते हैं? मतलब कहानी कमजोर है तो अब अभिनय लेकर आते हैं, या फिर कहानी होती है अपने आप में मजेदार है?
ठीक है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। माफी चाहूंगी, थोड़ा देर से ज्वाइन किया, मेरी क्लास थी अभी। तो जैसे सर अभी पूछ रहे हैं कि कहानी जैसे अभी दिखाई गई आप सबको, तो जो अभिनय होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभिनय जो होता है वो कहानी में जान डालता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभिनय से क्या होता है, हम कहानी को अभिनय के द्वारा हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। कहानी में हम एक्सप्रेशन लाए या ना लाए, कहानी अभिनय एक तरीका है कहानी को एक्सप्रेस करने का, लेकिन कहानी में भी दम होना चाहिए, दोनों ही जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर मैं टीचिंग का एग्जांपल लूं, अगर जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर उस कंटेंट में दम होगा और उसके साथ अगर जो टीचर है वो भी इसको सही अंदाज में पढ़ाए, दोनों को मिलाकर वो चीजें सक्सेसफुल होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी भी जोरदार होनी चाहिए और साथ ही अभिनय उसमें एडिशन देगा, लाइक अभिनय उसको और बेहतर बनाएगा, वो कहानी के कहने के तरीके को और ज्यादा मजेदार बनाएगा। जैसे अभी मैम ने भी कहा कि उससे श्रोता भी बहुत प्रसन्न होंगे और बच्चे भी बहुत प्रसन्न होंगे, जैसे उससे एक अलग ही इफेक्ट आएगा हमारी कहानी में। तो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, और जैसे सर ने कहा क्या कमजोर अगर कहानी हो तब क्या उसकी भरपाई की जा सकती है, मैं इस पे कहूंगी हाँ की जा सकती है। क्योंकि मतलब अगर हमारे पास कंटेंट इतना लाजवाब नहीं भी है तब भी अभिनय से वो कहानी मजेदार हो जाएगी, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये हमने खुद भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत सी ऐसी मूवीज होती है जिसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक्टर्स ने इतनी अच्छी एक्टिंग की होती है कि वो मूवी हिट हो जाती है, ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। तो अभिनय से उस कहानी के कंटेंट की भरपाई भी की जा सकती है, लेकिन साथ ही अगर कंटेंट भी दमदार है और अगर अभिनय भी हो तो उस कहानी की बात ही कुछ और होगी। तो ऐसा मैं एक्चुअली कहानी का सलाम बालक के बच्चों ने जो प्रस्तुतिकरण किया वो दर्शनीय भी था, मतलब उनकी जो कलाकारी थी वो देखते ही बनती थी। हाँ, आप सही कह रहे हैं जी। श्योर सर, थैंक यू। शुक्रिया, आपने पूरा कथा वाचन भी किया और चर्चा में भाग भी लिया। तो किसी और का सवाल? बॉबी मंजू भंडारी जी जुड़ी हैं। हाँ, हरित कौशिक, डैनिश कौशिक जी हैं, और अगर कोई अनुषा, ये युबुद्दीन, अगर कोई सवाल है तो आप पूछिएगा, और आप जुड़ते हैं अक्सर। सारिका जी कुछ, और कोई गीता जी, अगर कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें। नहीं तो रजनीकांत जी आज व्यस्तता है, वो भी जुड़ने थे लेकिन स्कूल के कार्यक्रमों में व्यस्तता है। तो कोई कृष्ण कुमार दीक्षित जी आ रहे हैं, तो हम उनसे एक और सवाल कर लेते हैं और फिर समाप्त करते हैं। कृष्ण कुमार दीक्षित जी। हाँ सर। तो हम कहानी के मनोरंजन पक्ष पर चर्चा कर रहे थे, तो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे किए लेता हूँ। जरूर जरूर जरूर। कि किसी भी कहानी को बाल मन की कसौटी पर तोलने के कई पैमाने हो सकते हैं, उनमें से एक पैमाना मनोरंजकता का पैमाना हम मान सकते हैं। तो इसमें जो अलग तरह की कहानियां होती हैं, जो सूझबूझ वाली कहानियां हैं, मतलब हर कहानी में हम देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्या होती है, या फिर परिवेशगत कहानियां होती हैं, उनमें भी मनोरंजन कैसे हो जाता है बच्चे का। मतलब बुद्धिमत्ता मन का रंजन करती है, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसमें हम उसको त्वरित निर्णय करने वाली समाधानात्मक जो बुद्धिमत्ता है, जो एकदम दिमाग लगाते हैं, वो मन का रंजन करती है, या फिर क्या कारण होता है कि उन कहानियों में भी मन रम जाता है हमारा। जो परिवेशगत कहानियां हैं, बहादुरी की हैं, जो शिक्षाप्रद हैं, वो तो उनमें वो मनोरंजन कैसे करा देती हैं हमारा? जरूर प्रतुल जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मेरे विचार से सबसे अच्छी कहानी वो है जी जिसमें कहानी का श्रोता ही कहानी का पात्र बन जाए। अच्छा, जब हम जब किसी बच्चे को हम कहानी सुनाते हैं तो उसका मस्तिष्क उस पात्र के साथ हो जाता है और उस पात्र में अपना वो चरित्र देखने लगता है जी। जैसे नदी में तैर रहा है तो बच्चा सोचता है मैं तैर रहा हूँ, और उसको लक्ष्य को नायक बना के, उसके कहानी के नायक को नायक बना करके वो अपने को कसौटी में करता है। मतलब उसका जो कहानी श्रोता है
वो इतना तादाद में स्थापित कर लेता है कि उसको लगता है कि मैं ही इस कहानी का नायक हूँ। और किस्सा गो जो कहानी कहने वाला है, यह उसकी तारीफ है कि वो ऐसा समा बांध दे कि हर श्रोता को ये लगे कि मैं कहानी का पात्र हो गया हूँ। अच्छा, जिसमें कहानी की सहभागिता नायक के साथ हो जाती है, वो कहानी सबसे अच्छी होती है और वो हृदय से बच्चे सुनते हैं उसको। बहुत सुंदर। और उसके जो कहानी के नायक के साथ दुखी और सुख के साथ सुखी होता है, वीरता के साथ रौद्र आ जाता है। तो हमारे भारत में इस तरह की बहुत सी कहानियों की प्रथा रही है। बहुत छोटी से छोटी कहानी से लगा करके सिंहासन 32 कहानियों का, सुआ 72 कहानियों का एक सिलसिला जो चलता रहा है, वो हमें जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति दिलाता है, रास्ता बताता है और मनोरंजन में उत्सुकता जो है वो मनोरंजन जागृत करती है। अब मनोरंजन में हम उसको इतना अच्छा लगता है कि वो सब एक ने लिखा है कि कहानी करके भविष्य के जाए भाग भूत के दारुण दुखों दूर, वो कहानी सबसे अच्छी है जिसमें हमें विगत की परेशानियां सब नष्ट हो जाएं और भविष्य की जो हमें आशंका है वो दूर हो जाए। वर्तमान में जो हमें कहानी जिलाए वही सबसे अच्छी कहानी है। तो हमारे श्रोता जो आज सुनाई कहानी वक्ताओं ने, बहुत अच्छी कहानी रही और आप इसी तरह आयोजन करते रहें। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। कहानीकार को, सुनाने वाले को पहले तो कहानी से तादाद में करना होगा और उसका वक्तृत्व ऐसा होना चाहिए कि वो सभी सुनने वालों को कहानी का हिस्सा बना दे। इसलिए अभिनयात्मक और स्वर का उतार चढ़ाव बहुत जरूरी होता है इसमें। तो आज जी, और साधना जी कुछ कहेंगे और हम आज यहीं समाप्त करते हैं। अनुरिता जी अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो आज बहुत आनंद रहा कथा प्रस्तुतियों में भी और चर्चा में भी। संक्षिप्त सी चर्चा हम इसलिए भी रखते हैं कि उन कहानियों पर भी बात हो जाए कि वो हमें क्यों गुदगुदा रही हैं, क्यों आनंदित कर रही हैं। और इसमें संतोष जी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी आज बच्चों की प्रस्तुतियों में। संतोष जी 2 शब्द कहें फिर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रतुल जी, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो गया है ये। अभी के टाइम में अब देखा जाए तो हम लोग सारे बंद ही गए, फिर से दोबारा कोरोना, जिस तरह से दोबारा फिर से कोई नया कोरोना आ गया है, कोरोना तो लगता नहीं है कि अभी चीजें और ठीक हो पाएगी, क्योंकि अभी 6 था, 29 हो गया, बाद न्यूज देखूंगा पता नहीं, हो सकता है वो 35 हो जाए। तो धीरे धीरे हमें केयर रखना ही पड़ेगा सबको। और बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ पिछले 8-9 साल से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ और हर बार हम लोग का प्रस्तुति ऐसे होता है जा करके, बच्चे भी बहुत अच्छा लर्निंग करते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ जा करके। और समर वेकेशन में हम लोग का इतना अच्छा एक मिल करके सारी प्रोग्राम होता है। इवन अब हम लोगों ने शेल्टर होम भी जाना स्टार्ट कर दिया था जगह जगह जा करके, लेकिन सडनली इस बार हम लोगों ने 2020 में कुछ इस तरीके से कर नहीं पाए। लेकिन आई होप कि हम लोग कोशिश यही रहेगा कि 21 में कुछ नया किया जाए। जी बिल्कुल। और आपका जुनून और आप का, जी नहीं बताओ फिर। नहीं, मैं यही कह रहा था कि आपकी जो कार्यशैली है वो बहुत प्रेरित करती है। बच्चों के साथ लगातार जुटे रहना और लगातार वॉलंटियर्स और लगातार गतिविधियां बच्चों को देते रहना और व्यस्त रखना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले एक धन्यवाद शुक्ला जी के लिए बनता है। रजनीकांत शुक्ला जी वो चले गए शायद, लेकिन उन्होंने जो प्रस्तुति लाया वो मुझे पिछले मतलब 2006-2007 में ले जा करके वो सारी मेमोरी बिल्कुल रिफ्रेश हो गया। क्योंकि राहुल वो जो रेस्क्यू हुआ था वो मैं ही गया था, एडीपी न्यूज जो पार्क होटल में था, और मैंने ही उसको सबसे पहले वहां से अपने शेल्टर होम में डाला था। तो वो सारी रिमाइंड बिल्कुल ही मेरी मेमोरी में आज भी राहुल मेरे टच में है, आज भी मेरे टच में है। अच्छा, तो कभी लाइएगा कथा समारोह में, मैं आमंत्रित करेंगे। हम उसको देखना भी चाहेंगे जो जिस पर कहानी है रजनीकांत शुक्ल जी की, वो गुब्बारे वाला। तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ लेखक भी होते हैं, पढ़ने वाले भी होते हैं और सुनाने वाले भी होते हैं, सब हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं। और बिल्कुल। और सबसे अच्छा ये रहा कि वो बच्चा जिसके लिए रजनीकांत जी ने स्टार्ट किया और वो आज भी मेरे टच में है। और परसों मेरी बात हुई है, उसको कोई बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ काम था, तो उसने बॉम्बे में से मुझे कॉल किया कि सर ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, आप बताओ क्या करें। तो उसको फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, दिल्ली में जब आएगा तो मैं करवा दूंगा वो काम।
तो अच्छा। कई सारी प्रॉब्लम होती है जो हेल्प अभी भी करना होता है। उस समय 8 साल का 7 साल का था, अभी वो 18 प्लस हो गया है, तो कई सारी चीजें उसका डेवलप हो गया। इवन कभी कभी हमें लगता था कि उस टाइम पे उस बच्चे को पूरा सिक्योरिटी मिलता था, एक पुलिस वाला उसके साथ रहता, वो होम में रहता था, लेकिन वो होम में पुलिस वाला 24 आवर्स वहाँ पे रहता था। जानकी, तो वो सारी चीजें देखा हुआ है। हाँ, उसको जान का खतरा तो होगा ही उस समय। हाँ, जी, जो उसकी पहचान सबके साथ। और संतोष जी के बारे में बताऊं कि संतोष जी भी सलाम बालक ट्रस्ट के ही बच्चे हैं और आज संभाल रहे हैं और वो दायित्व निभा रहे हैं। वो उस पीड़ा को समझते भी हैं कि बच्चे जब घर से बाहर होते हैं तो कितने असुरक्षित होते हैं, वो कैसी कैसी उसे उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज उस पीड़ा को समझते हुए वो सब काम कर रहे हैं, तो उनको साधुवाद उनके काम को लेकर, कर्तव्य को लेकर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम बालक का पहला बैच में हूँ। सलाम जी। बालक 1988 में स्टार्ट हुआ और मैं 89 में सलाम बालक ट्रस्ट था। जी, यही पढ़ाई लिखाई जीवन यही चल रहा है। पिछले 22 साल से सलाम बालक में जॉब कर रहा हूँ और 31 साल से सलाम बालक से जुड़ा हुआ हूँ। ये आखिरी कहानी थी हमारी इस सत्र की, संतोष जी की जीवंत कहानी। तो कथा उत्सव में संतोष जी की भी कहानी हमें प्रेरणा देती है और इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कथा सत्र का यहीं समाप्त करते हैं। और ये अभी 3 सत्र और चलेंगे कथा सत्र के 8, 9 और 10 को एनलाइटेड कुमुद ट्रस्ट के साथ, बाल सहयोग के साथ और रास्ता संस्था के साथ। सभी को विदा, नमस्ते। पंकज जी। धन्यवाद। जी मैं बंद करूँ। जी, शुक्रिया।